गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम क्लास 9 ईवीएस का चैप्टर 1 करने वाले हैं, अंडरस्टैंडिंग आवर एनवायरनमेंट। तो वीडियो शुरू करने से पहले ये मैं बोल रहा हूँ कि जो मैं नोट्स बोलने वाला हूँ, और अगर आप यूनिट टेस्ट 1 है तो आप इतने ही नोट्स करके चाहिए जितना मैं बोलूँगा, क्योंकि वो आपके लिए बहुत फ़ायदे के होंगे और मोस्टली यही क्वेश्चंस पूछते हैं। जितना मुझे एक्सपीरियंस है, मोस्टली जो भी नोट्स मैं अभी बोलूँगा आपको, उसी से क्वेश्चंस आते हैं। तो जितने भी डेफिनेशंस और गिव रीजंस, असर्शन रीज़न, जो अभी नया टाइप आया है आईसीएसई में, वो मैं आपको बताऊंगा और उसकी प्रैक्टिस भी कराऊंगा इस चैनल पे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, अंडरस्टैंडिंग आवर एनवायरनमेंट। Environment is the surroundings or conditions in which a person, animal, or plant lives or operates. It is the natural world and or a geographical area where organisms survive. Environment is derived from a French term environ, which means surrounding. A term which closely relates to environment is nature. Nature is the component of the universe which includes living and non-living things. The word nature finds its origin in ancient Greek and Latin vocabulary. In Latin, the word natura means essential qualities, while in Greek vocabulary, natura means intrinsic characteristics of plants, animals, and other components of the universe. Both the definitions hint at the fact that nature has all the components to initiate and facilitate the birth, growth, reproduction and death of all living organisms. अभी इतने पैरा में आपको पहले एनवायरनमेंट की डेफिनेशन करनी है, नेचर की डेफिनेशन करनी है, और ये ग्रीक और ये सिर्फ आप पढ़ लीजिए, थोड़ा सा दिमाग में याद रहेगा। आपको इसको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ज़्यादा पूछते नहीं है, वो आपके इन्फॉर्मेशन के लिए दिया है उन लोगों ने। तो इसके बाद जो मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें बोल देता हूँ पहले, ये एनवायरमेंटल स्टडीज़ की डेफिनेशन है। ये अगर आप यूनिट टेस्ट 1 दे रहे हो या फिर फर्स्ट एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये डेफिनेशन 100% आती है, इसको आपको करके ही जाना है। और बाकी ये जो बॉक्स होते हैं इनमें से ज़्यादातर आता नहीं है, बट सिर्फ एक बार पढ़ लेना चाहिए। मतलब पढ़ना तो कंपलसरी है पूरा टेक्स्ट बुक। जब तक आप पूरा टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ेंगे तब तक आपसे अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे आपके। तो टेक्स्ट बुक को थरो रीडिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है आईसीएसई के लिए। तो भी एक बात जो मैं स्टार्टिंग में आपको भूल गया बताना, कि बुक के स्टार्टिंग में ना आपको सिलेबस दिया होगा। आपको उस सिलेबस के हिसाब से ही बढ़ना है, मतलब उसी के हिसाब से, क्योंकि यही जो सिलेबस है यही काउंसिल ने प्रिस्क्राइब किया है, तो आपको वही आता है। सो आपको इतना इसके हिसाब से ही पढ़ना है। यहाँ पे जितना दिया है ना उतना ही पढ़ना है। और हमारे जो चैनल है इस पे हम पूरे ये सारे चैप्टर्स करने वाले हैं, पूरा क्लास 9 का ईवीएस करने वाले हैं हम। तो अगर आप क्लास 9 में हैं और आपने ईवीएस सब्जेक्ट लिया हुआ है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके आपका बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि इसमें हम ये सारे चैप्टर के वीडियोस बनाएंगे, इनके नोट्स भी देंगे, वो भी फ्री में दूंगा मैं नोट्स। सो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए, तो अभी हम आ गए हैं नेक्स्ट पेज पर। द स्टडी ऑफ एनवायरमेंटल साइंस विल एनेबल अस टू, मैं जितना बोल रहा हूँ आपको उतना ही आपको करना है। मैं फिर से बोल रहा हूँ ये क्योंकि उतना ही आएगा मुझे। मैंने इसके बहुत सारे पेपर्स खुद ने भी सॉल्व किए एनवायरमेंटल साइंस के, इसलिए मैं आपको एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि मैं जितना बोलूँगा उतना ही करके चाहिए, आप उतना ही आएगा। चलिए, फर्स्ट पॉइंट, अंडरस्टैंड द कनेक्शन बिटवीन नेचुरल एंड ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। मतलब ह्यूमन मेड और नेचुरल एनवायरनमेंट के बीच का कनेक्शन, वो सारी चीज़ें तो आप मतलब पढ़ के ही समझ जाएंगे। आप क्लास 9th में, तो उतना मुझे समझाने की आपको ज़रूरत है नहीं, मुझे लगता है। सो नेक्स्ट पॉइंट, अंडरस्टैंडिंग आर डिपेंडेंस ऑन वेरियस कॉम्पोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, बायोटिक, अबायोटिक एंड ह्यूमन मेड। डेवलप अ मल्टी disciplinary perspective to understand the environmental issues or problems and analyze the impacts of our daily activities on its integrity. Develop a favorable attitude and habits to protect and preserve our environment. तो ये चारों पॉइंट्स है जो आपको करने हैं, आप करके जाइए, क्योंकि थोड़े से इम्पोर्टेंट है। आ सकते हैं, नहीं भी आ सकते, वो टीचर के ऊपर डिपेंड करता है जो पेपर सेट करेंगे, बट इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना, वही मैंने आपको पिछले इसमें नहीं बोला ये सारा करने के लिए। पैराग्राफ जो है उसमें सिर्फ पढ़ के जाइए, क्योंकि ज़्यादातर आता नहीं है। मैं जितना इंपॉर्टेंट आपको बोलूँगा ना उतना ही करके जाइए, क्योंकि वही आएगा। तो आते हैं मेन एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स की ओर। तो ये भी बहुत सिंपल है, और ये टेक्स्ट बुक में ना एक पैराग्राफ के फॉर्म में दिया है, ज़्यादा पॉइंट्स के इसमें नहीं दिया है। तो मेन एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स अभी 9th के बच्चों को समझाना, दैट डजंट मेक सेंस। मतलब
क्या होंगे मेन एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स? बर्निंग हो गया, जो गाँव में लोग बर्निंग करते हैं कार्बन बेस्ड फ्यूल्स की, तो उससे पोल्यूशन कॉज होता है, एयर पोल्यूशन होता है, ऐश फॉर्म होती है, तो वो सारा एक हो गया एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। एक हो गया कि वेस्ट, यू नो चिप्स खाते हैं तो लोग चिप्स का पैकेट रास्ते पे ही फेंक देते हैं, उससे पोल्यूशन हो जाता है। प्लास्टिक जो है उससे पोल्यूशन होता है। सो वो सारी चीज़ें आपको इसमें बढ़ा चढ़ा के लिखनी है जब आपको एक क्वेश्चन आएगा तब। तो ये आप पढ़ लीजिएगा पूरा। अभी ये वाटर वही है, वाटर का पोल्यूशन कैसे होता है, सॉइल, फॉरेस्ट, फॉसिल फ्यूल्स, उसकी वजह से पोल्यूशन। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, बट ये आती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको स्किप नहीं करनी है, इन सारी चीज़ें पढ़ के जानी है। तो अभी हम डायरेक्टली आएंगे ओवर पॉपुलेशन पे। द जनरल कॉजेज ऑफ रिसोर्स डिप्लीशन आर ओवर पॉपुलेशन, ओवर कंजम्पशन एंड वेस्ट, टेक्नोलॉजिकल एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, पोल्यूशन एंड कंटेमिनेशन ऑफ रिसोर्सेज। सो ये आपको OTPO ऐसे लर्न कीजिए आप इसको। O ओवर पॉपुलेशन, T टेक्नोलॉजिकल एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, P पोल्यूशन एंड कंटेमिनेशन ऑफ रिसोर्सेज, और O ओवर कंजम्पशन एंड वेस्ट। ऐसे करके चाहिए, इजी पड़ेगा और ये सारा बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। नेक्स्ट हम आएंगे, ये भी बहुत सिंपल है, CFC। हाँ, इधर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बताना भूल गया मैं। CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ये क्या करते हैं ना, मैं आपको एक बेसिक थियोरी के इसमें बता देता हूँ, एक सेकेंड। तो ये CFC गैसेस जो है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो है, वो जब लैंड पे होते ना तो आपको कोई हार्म नहीं करते। लैंड पे ये बहुत सेफ होते हैं, उनको ह्यूमंस को कुछ हार्म नहीं करते, एनिमल्स, प्लांट्स किसी को कुछ हार्म नहीं करते। बट जब ये ऊपर जाते हैं ना एटमॉस्फेयर में, मतलब ये डिओड्रेंट्स में होते हैं, तो डिओ जब हम स्प्रे करते हैं तो इनका एमिशन होता है और ये एनवायरनमेंट में ऊपर जाते हैं। तो ये जब एनवायरनमेंट में ऊपर जाते हैं ना, ये सपोज अपना ओजोन लेयर हुआ ये, तो ये इसको ना खाने लगते हैं, मतलब इसको तोड़ने लगते हैं ओजोन लेयर को। तो ये तोड़ के इधर ऊपर चले जाते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, ओजोन लेयर टूटती है, ओजोन लेयर डिप्लीट होती है, ओजोन डिप्लीशन होता है, जिसकी वजह से फिर सन से आने वाले जो रेज है वो डायरेक्टली अर्थ पे आते हैं, और वो यूवी रेडिएशन होती है जो बहुत हार्मफुल होती है, हमारे स्किन कैंसर भी कॉज कर सकती है। सो उसको रोकने के लिए हमारा ओजोन रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। और ओजोन कैसे रहेगा, अगर हमने उसको हार्म नहीं किया तो ये जो CFC गैसेस है ना, इनकी वजह से बहुत हार्म होता है ओजोन लेयर को इस प्रकार से, इसलिए इनको कुछ कंट्रीज में बैन भी किया है यूजेज के लिए। अभी हम बढ़ते हैं आगे। टाइप्स एंड कॉजेज ऑफ पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन, वाटर, ये हम लोग 5th से पढ़ रहे हैं, इसमें क्या नया है? एयर पोल्यूशन कैसे होता है, वाटर पोल्यूशन कैसे होता है, सॉइल पोल्यूशन कैसे होता है? वेरी सिंपल इट इज़। हाँ, ये 3 नई चीज़ें हैं। नॉइज़, नॉइज़ ही आपको पता होगा, बट फिर भी रेडियो एक्टिव और लाइट पोल्यूशन। डायरेक्ट इस पे आते हैं, आपको ये तो आ जाएगा ना, एयर, वाटर, सॉइल, क्योंकि वो बहुत सिंपल है। मतलब हम लोग 5th से पढ़ रहे हैं कैसे होता है एयर पोल्यूशन, जब कंपनीज़ के जो हार्मफुल स्मोक्स है वो चिमनीज़ के द्वारा, जहाँ चिमनीज़ में फ़िल्टर नहीं होता तो वो डायरेक्टली हवा में एमिट हो जाते हैं। वाटर पोल्यूशन कैसे होता है, इंडस्ट्रीज अपने सीवेज लाइंस, डोमेस्टिक वेस्ट, स्पिलेज, वो सारी चीज़ें जब हम लोग बिना फिल्टरेशन के डायरेक्ट वाटर बॉडीज़ में छोड़ देते हैं तब वैसे वाटर पोल्यूशन होता है। और लैंड पोल्यूशन तो सबको पता है, अभी जस्ट मैंने एग्जांपल दिया था कि चिप्स का पैकेट जब हम खोलते हैं और वो फेंकते हैं तो उससे प्लास्टिक से लैंड पोल्यूशन होता है। तो वो बहुत सिंपल है। अभी हम डायरेक्टली आते हैं नॉइज़ पोल्यूशन की ओर। It is caused when a noise which is higher intensity than 85 decibels reaches our bare ears. Traffic, industries, faulty lifestyles are the major factors that causes noise pollution. Continuous exposure of high intensity sound may lead to psychological problems like stress, hearing impairment and hypertension. तो नॉइज़ पोल्यूशन कैसे होता है, जब 85 डेसिबल से ज़्यादा का नॉइज़ हमारे बैर कानों पर, मतलब कानों पर आपने कोई प्रोटेक्शन नहीं पहना है और वो कानों पर डायरेक्टली जाता है, तो हमारा ईयर ड्रम जो है वो उसे सह नहीं पाता है। मतलब सह पाता है बट उससे आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है, स्ट्रेस होता है, हियरिंग इम्पेयरमेंट भी हो सकता है, परमानेंट लॉस ऑफ हियरिंग जिसे हम कहते हैं, हाइपर टेंशन हो सकता है। तो ये उसकी प्रॉब्लम्स है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। और ये किस वजह से होता है, ट्रैफिक, इंडस्ट्रीज, फॉल्टी लाइफ स्टाइल्स, ये सब आपको लर्न, ये आपको रटना ही पड़ेगा, क्योंकि
आई नो ये सब्जेक्ट बोरिंग है, बट आपको करना पड़ेगा, बिकॉज ये बेस्ट ऑफ 5 में भी काउंट होता है सब्जेक्ट। और अगर आपका आगे जाके सपोज मैथ में या फिर साइंस में मार्क्स कम आ गए, तो आप इसके मार्क्स उधर जा सकते हो। बेस्ट radioactive pollution. This is considered as one of the most dangerous types of pollution because of its permanent effects. Radiation leakage from nuclear plant or nuclear bombs are responsible for radioactive pollution. It can cause health problems like skin cancer, blood cancer, infertility, birth defects, and blindness. It has the ability to permanently change the texture of soil, air, and water. It can even cause mutation in species which can propagate for ages. तो आपको ना इधर गिव रीज़न GR आ सकता है कि सॉइल का टेक्सचर, ब्लड कैंसर, इनफर्टिलिटी, वो सब कैसे होता है, मतलब कैसे एक रीज़न दो उसका कि वो रेडियो एक्टिव पोल्यूशन की वजह से क्यों होता है। तो आपको ये रीज़न लिखना पड़ेगा कि रेडियो एक्टिव पोल्यूशन क्या क्या करता है। नेक्स्ट हम आते हैं लाइट पोल्यूशन की तरफ। वेन एवर इल्यूमिनेशन अवेलेबल इज मोर दैन वॉट इज रिक्वायर्ड इन एन एरिया, लाइट पोल्यूशन इज सीन। मतलब अगर किसी एरिया में सपोज एक ही लाइट की ज़रूरत है, अगर ये रूम है एक, इधर आपको एक बल्ब की ही ज़रूरत है, बट उधर आपने 4-5 और लगा दिए। एक बल्ब से पूरे रूम में लाइट आ रही है, रोशनी आ रही है, बट अगर आपने 4-5 लगा दिए हैं तो उसे हम लाइट पोल्यूशन कहते हैं। चलिए, तो इससे क्या होता है, क्लाइमेटिक हीटिंग एंड कूलिंग चेंजेस इन सी, हाँ इससे नहीं होता ये। मेजर कॉजेज ऑफ एक्सटिंक्शन, हाँ एक्सटिंक्शन के मेजर कॉजेज ये है, ये सारे आपको लर्न करने पड़ेंगे, ठीक है। ये सब आपको लर्न करना है, इसके आप सिर्फ हेडिंग्स लर्न कर लीजिए, बाकी सब ऑटोमेटिक आपको याद आ जाएगा। ईवीएस एक थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, बट वो कॉमन सेंस लगाना पड़ता है उसके लिए, और आपने अगर कॉमन सेंस लगा लिया तो आपको आ जाएगा ईवीएस। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम और ग्लोबल पर्सपेक्टिव, इस पे आते हैं। हाँ, एक और चीज़ थी, आपको ना ये पूरा करना है। ये भले इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये पूरा पेज नंबर 20 इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपने नहीं किया तो भी चलेगा, बट फिर भी एक बार पढ़ के जाइए, क्योंकि आ भी सकता है। देखो, इस पे श्योर मत रहो कि मैंने बोल दिया मतलब नहीं आएगा। अगर आपके टीचर का मूड होगा हार पेपर बनाने का, अगर आपने उनको बहुत परेशान किया होगा तो आ भी सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। सो एक बार पढ़ लीजिए, बट मोस्टली आता नहीं है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। तो हम इधर आते हैं, सस्टेनेबल, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये इस पे आप बहुत ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इन 1987 द वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट इंट्रोड्यूस द टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इट्स रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर। तो ईयर 1987 है ना, उसमें वर्ल्ड कमीशन ऑन हेल्थ ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट ने एक ये रिपोर्ट इंट्रोड्यूस किया आवर कॉमन फ्यूचर के नाम से, जिसमें सस्टेनेबल गोल्स दिए। अभी आप ना इनमें से कोई भी पाँच अच्छे से रट के जाओ, क्योंकि ये आता है। और ये जो डायग्राम है ना, ये फाइनल एग्ज़ाम में भी आता है, फर्स्ट एग्ज़ाम का, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, 40 मार्क का हो, 80 मार्क का हो, दोनों एग्ज़ाम में ये आ चुका है, और ये 100% आएगा। मैं बोल रहा हूँ आपको, ये 100% आएगा। ये बहुत अच्छे से करके जाना। फिर क्या है, हाँ, एक और मतलब पेज नंबर 21 और 22 बहुत बहुत अच्छे से करके जाना, बहुत इम्पोर्टेंट इधर डेफिनेशंस। और ये है, अभी ये देखो, यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट मैंने लिख के रखा है। द गोल्स, मतलब ये गोल्स किन चीज़ों पर फोकस करते हैं, तो पीपल, इंश्योरिंग हेल्थ, हेल्दी लाइफ, नॉलेज एंड इंक्लूजन ऑफ women एंड चिल्ड्रन, planet, protecting our nature and ecosystem, partnership, catalyzing global solidarity, sorry, justice, promoting safe and peaceful societies, prosperity, growing strong, inclusive and transforming economy, equality, eradicating poverty and fight inequality। ये सारे पॉइंट्स अच्छे से करके जाना। इको विलेज की डेफिनेशन, ये जो डेफिनेशन है मैंने हाईलाइट करके रखी है, ये करके जानी है, बाकी इसमें से ज़्यादा आएगा नहीं। बट MCQs और इन सब के लिए ये आ सकता है कि
पीपल फ्रॉम 43 कंट्रीज़, 43 अलग अलग कंट्रीज़ के लोग आए हैं। और ये पता है किधर, इसका एक एग्जांपल मैं देता हूँ, ऑरोविल, ये हमारे ही साउथ इंडिया में पाया जाता है। ये एक इको विलेज है। यहाँ पे 2000 से भी ज़्यादा लोग 43 डिफरेंट कंट्रीज से आए हैं, जो अर्थ की बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज़ कर रहे हैं। मतलब वो इन लोगों ने इको विलेज बना के रखा है उधर, वहाँ पे बहुत सस्टेनेबल और अच्छी लाइफ जीते हैं ये लोग। तो अ बैलेंस्ड लाइफ मीन्स बीइंग इन कंट्रोल ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ, सच एज, जैसा मैंने पिछले इसमें बोला था ना, इसके भी कोई पाँच करके जाना, बिकॉज ये भी इम्पोर्टेंट है ये। और फिर ये सारी चीज़ें हैं, ये आपको पूरा लर्न नहीं करना है, रीड करना है। और इसी तरह से हमने चैप्टर कर लिया है ख़त्म। ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन करके जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक बार समरी कर लेंगे पूरे चैप्टर की। एनवायरमेंट इज द सराउंडिंग्स और कंडीशंस इन विच अ पर्सन, एनिमल और प्लांट लिव्स और ऑपरेट्स। एनवायरमेंट की डेफिनेशन करनी है। नेचर इज अ नेचुरल कंपोनेंट ऑफ द यूनिवर्स विच इंक्लूड्स लिविंग एंड नॉन लिविंग, करके जाइए आप लोग। एनवायरमेंटल स्टडीज इज एन इंटीग्रेटेड क्वांटिटेटिव, हाँ ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आएगी 1 मार्क के लिए आएगी। और ये बाकी की सारी समरी आप लोग पढ़ लीजिए, आपके बुक में भी होगी। और इन सब के जो आपको आंसर्स अगर चाहिए होंगे तो कमेंट में लिखिएगा, मैं इन सब के आंसर प्रोवाइड करूँगा, बट आप लोग कमेंट कीजिए। और हमारा अगला वीडियो इस चैप्टर पे होगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्री होता है। और आपके लिए ये चैप्टर पे मैं वीडियो जब बनाऊँगा तो सबसे पहले आपको आएगा नोटिफिकेशन, इसलिए आप सब्सक्राइब कीजिए इस हमारे चैनल को। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।